बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। एक ऐसा मैच है जो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान जीत सकता था, उसको पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी रवायात के मुताबिक उसको जो है वो दिलचस्प बना दिया और आखिरी ओवर में जाके पाकिस्तान ने 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे, दीगर क्रिकेट के अमूर को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जिम्बाब्वे को शिकस्त दी। अब्दुल समद इंजरी के बायस T20 सीरीज के स्क्वाड से बाहर। हसन नवाज अब्दुल समद की जगह स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम की ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। साबिक कप्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की फतूहात की हैट्रिक। पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB से राहें जुदा कर ली। अजहर अली PCB डायरेक्टर डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफी। PSL इंतजामिया ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। मजीद पेशरफ्त ना हुई तो फिर लीगल एक्शन लेना हमारा हक है। अली तरीन। ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। इस्लामिक गेम्स में कल मेरा मुकाबला है, कौम मेरे लिए दुआ करे। चाहता हूं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। अरशद नदीम। AFC एशियन कप क्वालिफाइंग राउंड में शाम के खिलाफ पाकिस्तान का मायूस कुन खेल। शाम ने पाकिस्तान को 5-0 गोल से हरा दिया। अजद इकबाल की स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। भारतीय पंकज अडवाणी को इबरतनाक शिकस्त। मोहम्मद आसिफ का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में खत्म। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज। तो आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि शाम ने पाकिस्तान को फुटबॉल में 5-0 से शिकस्त दे दी है, लेकिन इस शिकस्त ज़्यादा हमें इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि शाम अपने ग्रुप में अब तक कोई भी मैच नहीं हारा है और पाकिस्तान अब तक कोई भी मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान में जो फुटबॉल का स्टैंडर्ड है वो हम सबसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है और शाम का स्टैंडर्ड हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। उम्मीद करते हैं खेल पाकिस्तान में फ्लरिश करेगा। लेकिन जनाब, मैच में क्या हुआ? जो ट्राई नेशन का पहला मैच खेला गया उस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे कि जहाँ पे जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच पाकिस्तान 5 विकेटों से अपने नाम कर गया। 147 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट जिम्बाब्वे ने किए। बेनेट ने 49 रन की इनिंग खेली और मरवानी 30 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेटें के साथ नुमाया रहे मोहम्मद नवाज। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने 44 रन की इनिंग खेली। उस्मान खान ने 37 नॉट आउट स्कोर किए और बिल आखिर पाकिस्तान 19.2 ओवर्स में इस टारगेट को 5 विकेटों से अपने नाम कर गया। आज इस मैच को डिस्कस करने के लिए, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और जेन्युइन लीगल एक्शन वाले ऑफ स्पिनर, अपनी फील्डिंग के बाइस भी काफ़ी मशहूर, अपनी आखिरी नंबरों पर बैटिंग की बाइस भी काफ़ी मशहूर, क्वालिफाइड कोच भी हैं, कराची यूनिवर्सिटी और दीगर जूनियर लेवल पे कोचिंग कर चुके हैं। और जो पिछले साल जो टूर्नामेंट खेला गया था, ओवर 40 टूर्नामेंट वेटरन्स टूर्नामेंट खेला गया था, उसमें नुमाया परफॉर्मेंस दी थी और साथ साथ जो कराची में जो वेटरन्स टूर्नामेंट खेला जाता है उसमें गुज़श्ता 3-4 सालों से जो है वो बेस्ट बॉलर का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। हारिस अयाज साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ हारिस। इससे पहले कि मैं जाऊँ अपने रिपोर्टर जिशान की जानिब, थोड़ा सा इस मैच के हवाले से बताइएगा। ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीत सकता था? देखें, जीत ज़रूर सकता था, लेकिन हस्ब रवायत पाकिस्तान की थोड़ी सी बैटिंग लड़खड़ाई और वही जो उनका स्ट्राइक रेट का मसला है, बहुत नीचे आके उन्होंने मैच को स्लो कर दिया। लेकिन ये कि उस्मान खान ने रन किए हैं और फ़खर जमान ने मिड ऑर्डर में रन किए हैं तो आप जीत गए हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि उस्मान खान दोबारा उनको देखा जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर किस प्रॉमिस के ऊपर, एक तो ये। और दूसरी बात यह है कि आपने जब मैच देखा, स्टार्ट हुआ था उनकी बैटिंग जिम्बाब्वे की, तो उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा था। तो मैं यही समझ रहा था कि ये 170 180 के प्लस जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन यह कि मुश्किल तो अब भी हुई, लेकिन यह कि क्रेडिट जाएगा फ़खर जमान को और उस्मान खान को, उन्होंने इस मैच को ज़रा मज़ीद डिस्कस भी करेंगे क्योंकि इस वक्त मुझे हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन ने ज्वाइन किया रावलपिंडी से। उनसे हम जानेंगे कि इस मैच में क्या रहा और इस मैच को किस तरह से उन्होंने देखा। मुश्तबा, ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच था। पाकिस्तान ने आज पहले फील्डिंग करते हुए तकरीबन जिम्बाब्वे को 147 रन तक महदूद किया और पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज किया तो इंतहाई मायूस कुन का आगाज था। पाकिस्तान के ओपनर्स
फ्लॉप हुए। बाबर आजम एक मरतबा फिर फ्लॉप हुए, 0 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान की अगर हम बात करते हैं सलमान अली आगा, वो के वनडे में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, टेस्ट में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन T20 में बतौर वो कप्तान खेलते हैं, लेकिन उनकी अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम एक वक्त में आज जब सलमान अली आगा आउट हुए तो 30 रन में 3 आउट हो चुके थे, और उस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे की जो ग्रिप है मैच में मजबूत हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे फखर जमान जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है वो बतौर ओपनर भी खेलते हैं, बतौर वन डाउन भी खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने 5वें नंबर पर आकर बैटिंग की और एक अच्छी बैटिंग की, 44 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा उस्मान खान जो PSL में बड़ी अच्छी ओपनिंग करते थे वो भी आज 6वें नंबर पर बैटिंग करने आए, तो वहाँ पे उन्होंने आके सलमान का बड़ी अच्छा साथ दिया और पार्टनरशिप लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान ये मैच 19 ओवर में जीत सका। वो कि ये मैच पाकिस्तान को आसानी से जीत जाने थे, इतना बड़ा हदफ नहीं था। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम थी और कोई ऐसी टॉप टीम नहीं थी कि पाकिस्तान जिसे कहे कि 147 रन का जो हदफ है वो कोई मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने पिंडी क्रिकेट जहाँ पे नॉर्मली 200 रन बनते हैं T20 मैचेस में, वो 147 रन जो है हदफ उसको भी पार बनाया। और शायकीन जो क्रिकेट है वो इंतहाई खुश भी है एक तरह से पाकिस्तान की जीत पर, लेकिन साथ साथ मायूस भी है पाकिस्तान की कारकर्दगी में, क्योंकि पाकिस्तान को ये मैच आसानी से जीत जाना चाहिए था। आप क्या कहते हैं सर, हमारे फैन से बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ये मैच आसानी से जीत जाना चाहिए था या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जो फिर थोड़ी मुश्किल है? जी कोई मुश्किल नहीं थी, चाहिए था, लेकिन बाबर आजम एक दफा फिर हमें मायूस कर दिए उन्होंने। साथ में सलमान आगा जी आपको थोड़ी बैटिंग इंप्रूव करनी। सलमान की बतौर कप्तान वनडे में तो अच्छा करता है, लेकिन T20 में आपको क्या लगता है कि जगह बनती है उनकी? T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छा करता है, इस वजह से T20 में इसको अंदर किया हुआ है। तो सलमान अली आगा के लेवल का कोई और कप्तान नहीं है T20 टीम में क्या? T20 का शाहीन। ठीक है मुस्तफा, हमारे साथ रहिएगा। के साथ मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हारिस अयाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी अब बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम की इस परफॉर्मेंस के हवाले से जो आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने जीता। आपको लगता है पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर भी बाबर आजम को अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा खराब हुआ, क्योंकि फिर फखर को नंबर 5 पे खेलने के लिए आना पड़ा, और फखर का ये कहना था क्योंकि अब्दुल समद चुके इंजर्ड हो गए, इस वजह से उनको नंबर 5 पे आना पड़ा। आपको लगता है सारा जो चक्रव्यूह हुआ ये बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाने के लिए रहा? देखिए अली भाई, आपने पिछले 2-3 सालों से देखा है जब से बाबर ने ओपनिंग स्टार्ट की है, और इस सीरीज में भी देख लें आपकी टीम में 4 तो ओपनर खेल रहे हैं 11 के अंदर, जो अपनी फ्रेंचाइज से अपने रीजन से ओपन करते हैं, डिपार्टमेंट से ओपन करते हैं। तो वो ओपनर जो हैं जो वो नंबर 5-6 पे आ रहे हैं, जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस किया है डोमेस्टिक में, वो कहाँ जाएंगे? आप सबको अकोमोडेट तो कर रहे हैं, लेकिन टीम का कोई नहीं सोच रहा कि टीम का प्योर सेलेक्शन करें। आपका बेसिकली जो कप्तान है सलमान अली आगा T20 का, आई थिंक वो ये कप्तान बनने से पहले वो अपने फ्रेंचाइज से कोई सीजन ही नहीं खेला, T20 नहीं खेला, कप्तान बन गया। तो आपको फिर रिजल्ट भी अभी तो टीम हेल्प की है, उनकी इतनी कॉम्पिटिटिव टीम है नहीं, तो जब टीम आएगी कॉम्पिटिटिव तो आपको मालूम चल जाएगा कितने आप स्ट्रेंथ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन हारिस आज भी बाबर जो है वो 0 पे आउट हुए, एक परफॉर्मेंस उनकी आती है, अभी पिछले मैच में उन्होंने वनडे में 100 किया, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बाबर आजम की उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से उनका नाम है। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, पिछले कुछ सालों से हमने पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किया है, बाबर आजम, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रैंकिंग में भी नंबर 1 रहे हैं। लेकिन यह कि जिस तरह का वो अभी टीम से बाहर हुए थे और जो उनका जस्टर रहा था पिछले 3-4 सालों में है, लेकिन ये कि वो आने के बाद उन पर कितना क्रिटिसाइज हुआ और उसके बाद वो आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, वनडे में अभी 100 किए। आई थिंक मैं समझता हूँ इस फॉर्म को वो आगे लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाबर आजम को आपको लगता है कि T20 में जगह बनती है? केवल इकबाल कासिम साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन किस फॉर्मेट में क्या आपको लगता है कि बाबर आजम इज सुटेबल चॉइस फॉर द T20 फॉर्मेट? देखिए मैं बताऊं कि आपकी प्लेयर प्रोडक्शन क्या है, आपका बैकअप क्या है। आपने कोई बैकअप ऐसे प्लेयर तैयार भी नहीं किए जो बाबा को रिप्लेस कर सके। नहीं, लेकिन आप अभी अब मास सदाकत वहाँ पे खेल रहा है, आपके पास अभी डोमेस्टिक के अंदर ख्वाजा नाफे रन करता हुआ आया है, आपके पास हुरैरा जैसा प्लेयर है, आपके पास तो टॉप ऑर्डर में प्लेयर है ना, जो आप चांस तो दें, चांस ही नहीं दे रहे। देखिए मैंने आपको पहले बोला ना कि आपकी टीम में 4 ओपनर खेल रहे हैं। बाबर अब पाकिस्तान टीम में ओपनिंग से पहले बाबर ने तो ओपन कहीं की नहीं थी, डोमेस्टिक में भी डिपार्टमेंट में कहीं ओपन नहीं की थी, पाकिस्तान में ओपन करवाई इसको है। अब ओपन करवाई है तो आप अपने जाहिर बात है वो ओपन करके ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं बना वर्ल्ड क्लास। तो आपने किसी को अकोमोडेट करना है, जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे उनको आपने कहीं दफन कर दिया
कहाँ जाएं। जो अन्य जो अभी पाकिस्तान ए से खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान शाहीन से प्लेयर खेल रहे हैं, मां सदाकत हुए या और दूसरे प्लेयर हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी उन प्लेयरों को अभी 1-2 सीजन आप खिलाएं, उसके बाद टीम में लेके आए। ठीक है, 1-2 सीजन खिलाएं, लेकिन बाबर आजम की बात नहीं। तो मुश्तबा मौजूद है इस वक्त तमाशाइयों के साथ, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुश्तबा तमाशाइयों के साथ मौजूद हो और बाबर आजम का तस्करा ना हो? मुश्तबा बताइएगा, बाबर आजम के हवाले से फैंस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मैच तो जीत चुका है, लेकिन बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, खास करके बाबर आजम जो है आज एक मतलब फिर नाकाम हुए, 0 के स्कोर पर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो टॉप ऑर्डर पूरी तरह नाकाम हुआ। सलमान अली आगा नाकाम हुए। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की मैच तो जीती, लेकिन बाबर आजम, क्योंकि जितने भी रावलपिंडी में फैंस आते हैं बाबर आजम को देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बाबर आजम तो 0 पे आउट हो, 0 करे, 1 करे, 10 करे, 20 करे, 100 करे, वो किंग ही है। वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान का फखर है। वो जितने रन करे हम उसके लिए आते हैं। लेकिन फखर तो माने तो 44 रन है। बाबर की बताएं, बाबर का ही बता रहे हैं। बाबर हमारा किंग है, ठीक है। वो जितने भी स्कोर करे हमारे लिए हमारा, हम उसके लिए देखने के लिए आते हैं ना। कोई किसकी लड़ाई के लिए, लेकिन हम बाबर आजम के पहले बाबर आजम के लिए स्टेडियम में आते। बाबर आजम मुश्तबा साथ रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेता हूं मैं। हमारे सयाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा सलमान आगा की कप्तानी के हवाले से बताएगा कि इब्तिदा में हमने देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले जिम्बाब्वे को बैटिंग दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट दिया, इस तरह से उनका स्टार्ट था, लगा ऐसा कि शायद कहीं पाकिस्तान ने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। क्या वजह है कि आपकी फेवरेबल कंडीशन, होम ग्राउंड आपका, लेकिन एडवांटेज इब्तिदा में जिम्बाब्वे ने उठाया? देखिए अली भाई, मैं डोमेस्टिक खेलते हुए पिंडी के ग्राउंड पे बहुत मैच खेले हैं। वो एक वहाँ पर T20 बहुत खेला हूँ, वहाँ पर रन बनते हैं पिंडी के स्टेडियम में। तो मैं तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि 147 पे जिम्बाब्वे आउट हो गई। ये सब क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की बॉलिंग को, जो इनएक्सपीरियंस होने का सबूत भी दिया कुछ ना कुछ। हाँ, उनके कुछ इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, लेकिन देखिए मैं समझता हूँ इतने इनएक्सपीरियंस प्लेयर उनके नहीं थे। उनकी जो फुल स्ट्रेंथ थी, आई थिंक वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आए थे, जिसका उन्होंने सबूत भी दिया अपने 6-7 ओवर में। लेकिन देखिए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो मिडिल ओवर में जो बॉलर्स ने बॉलिंग की, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी चेंजिंग की। एज अ कप्तानी के तौर पे तो उनका पॉजिटिव वो है, लेकिन ये कि एज अ बैट्समैन वो मैं समझता हूँ कि उन पर सवाल निशान रहेगा। बैट्समैन सवाल निशान रहेगा। अगर इकबाल कासिम साहब का भी यही कहना था कि हमें सलमान आगा की बॉलिंग और बैटिंग में परफॉर्मेंस चाहिए, कैप्टनसी अगर वो छोड़ देते हैं तो उसका बर्डन उन पे से हट जाएगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक। मुस्तफा हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, हारिस रियाज साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मुस्तफा हसन, रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। तमाशाइयों के दरमियान मुस्तफा की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हारिस से पूछते हैं। हारिस, ये जो मैच पाकिस्तान जीता है, जो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान जीत सकता था, ये फिर 20वें ओवर तक पहुंचा, 19वें ओवर में जिस तरह से कैच ड्रॉप हुआ नवाज का, आपको लगता है अगर वो कैच हो जाता तो फिर उसके बाद मुश्किलात हो सकती थी पाकिस्तान के लिए? इन एक्सपीरियंस होने का सबूत दिया जिम्बाब्वे ने, उसका फायदा हुआ पाकिस्तान को? देखिए अली भाई, लास्ट ओवर्स तक जो कोई मैच जाता है और वहाँ पर कैच ड्रॉप हो तो जाहिर बात है वो एक टेंस पोजीशन होती है, टेंस सिचुएशन होती है। वहाँ पर प्लेयर अपने आप को, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो अपने आप को अपनी नफ्स पर कंट्रोल रखते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक रवायत रही है पिछले काफ़ी अरसे से कि लास्ट नीचे से जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा मैच जितवा देते हैं। बहुत देखा गया ऐसे, नसीम शाह या नवाज। क्या ये मैच इतना नीचे तक जाना चाहिए था? आपको लगता है कि एक तो बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा सा रहा कि फखर जो है वो सलमान आगा से भी नीचे खेलने के लिए आए, उसके बाद हमने देखा कि फिर उस्मान ने रन कर दिया, वरना मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। यार देखिए अली भाई, जैसे मैं पहले बताया था आपको कि पिंडी के अंदर रन काफ़ी विकेट जो रन वाली होती है, जो बाउंड्रीज है वो भी ऐसी होती हैं कि आप इसमें काफ़ी रन बना सकते हैं और बनते भी हैं। और 147 रन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को देखते हुए 16, 17, 18 ओवर के अंदर इससे पहले मैच खत्म होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान लेगी आखिरी ओवर तक और जीत गया। अच्छी बात ये हुई, लेकिन मैं समझता हूँ ये इतनी आखिर जाना नहीं चाहिए था। अच्छा हारिस, आप खुद भी चुके हो स्पिनर हैं, आपको लगता है कि जो बीच के ओवर में जो सिकंदर रजा ने बॉलिंग की है या क्रेमर ने बॉलिंग की है, वाज़े तौर पे गेंद ऐसा लग रहा था कि गेंद को शायद या तो ग्रिप नहीं कर पा रहे, फ्लाइट और स्पिन उनका हो नहीं रहा, गेंद को बीच में लाके पटक रहे थे, जिसकी वजह से उस्मान जो खेलते ही मिड विकेट है उनको एडवांटेज हुआ? देखिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ ड्यू फैक्टर होगा, क्यों जिसकी वजह से बॉल ग्रिप नहीं होती वहाँ पर।
पिंडी के अंदर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता है, इसी वजह से फिर मौसम भी अभी ऐसा ही है। जी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये इस मौसम में ड्यू फैक्टर होता है तो बॉल जो है ग्रिप करती नहीं है और ब्रेक नहीं होती, और उसके बॉल का पेस एक ही रहता है, तो बैट्समैन को रीड करने में आसानी होती है। और लकी रहे उस्मान खान कि उनको इस मौके पे उनको ये सिचुएशन मिली और तो उन्होंने रन किए, और मैं समझता हूँ ये उनका यहाँ टीम में आना एक हैरत अंगेज तौर पे सबके लिए, मेरे लिए तो बड़ा हैरत अंगेज है कि वो टीम में दोबारा कैसे आ गए। पिछली 8 से 10 मैच उनके ऐसे नहीं थे कि उसके दोबारा सेलेक्ट हो सकें, लेकिन आ गए उन्हें जितवा दी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि आप खुद भी एक ऑफ स्पिनर हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, और उस्मान तारिक आपको परफॉर्म करके डगआउट में बिठा देते हैं, आपको नहीं लगता इस तरह प्लेयर का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, या आपको लग रहा है कि उनको बहुत एहतियात से खिला रहे हैं ताकि उनका बॉलिंग एक्शन दोबारा जो है वो रिपोर्ट ना हो? देखिए यही बात होगी, मैं समझता हूँ कि बॉलिंग एक्शन की वजह से, क्योंकि मैं समझता हूँ आपसे पहले भी अलग से बात भी हुई थी, जहाँ वो कंटिन्यू खेलेंगे 6 से 7 मैच खेलेंगे, उनका एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कि एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो श्रीलंका के खिलाफ आपको लगता है कि उनको चांस मिल सकेगा जो अगले मैचेस के लिए आएंगे? हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी उनकी पोजीशन क्लियर हो जाए पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है। ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो डिसएडवांटेज हुआ कि अब्दुल समद इंजर्ड होकर उनके हाथ पे बॉल लग गया, हसन नवाज आपको लगता है सही चॉइस है क्योंकि उनको डोमेस्टिक में भेजा गया, या उसके अलावा भी कोई ऐसा प्लेयर इंडक्ट किया जा सकता था इस सीरीज के लिए कि जिसको टेस्ट किया जा सकता था? देखिए अभी हसन नवाज का आपको भेजे हुए डोमेस्टिक में भेजे हुए कितना सा हुआ था, वो जाके उन्होंने वहाँ भी जाके ऐसे प्रॉमिस तो दी नहीं है, लेकिन यह कि आपको नया प्लेयर ले आते जो डोमेस्टिक में रन कर रहा था, उमर यूसुफ थे हैं, वो रन कर रहे थे, और नीचे से अपना कराची की टीम में और डोमेस्टिक में और प्लेयर रन कर रहे हैं, उनको बुला सकते थे। साद अभी रन कर रहे हैं काफी, साद खान ने रन किए हैं, साद खान हैदराबाद के हैं, वो अभी टॉप चल रहे हैं, उनको बुला सकते थे आप। मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर हैं, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं वो, लेफ्ट हैंडेड। बिल्कुल अब वो बेस्ट चॉइस थे, लेकिन बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड किसको कॉल करता है, करने से शायद कतरा रहे थे इस सीरीज में। मेरे साथ मौजूद है मुश्तबा इस वक्त, और बाबर आजम के एक और फैन ने इनको ज्वाइन कर लिया है, बल्कि फीमेल फैन ने इनको ज्वाइन कर लिया है, जो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया। मुश्तबा क्या कहना है इनका बाबर आजम के हवाले से? बाबर आजम को आज आप मैच देखने आई थी, तो क्या लगता है कि बाबर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 0 किया है, क्या आपको नहीं लगता था कि आज तो स्कोर करना चाहिए? जी जरूर उन्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को नजर लग गई है, तो सब इसका नजर किसकी? अवाम की नजर लगी आपकी, आप भी तो अवाम में आती है, तो क्या आप स्पोर्ट के नहीं थी? जी या आज आपकी नजर लगी? शायद मेरी लगी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखने आई हूँ, फर्स्ट टाइम देखनी है, और बाबर 0 पे आउट। चलिए जी, बाबर के लिए थोड़ी अनलकी। मुश्तबा बाबर आजम को नजर लगे ना लगे अपनी नजर जरूर उतार लीजिएगा, आपको नजर कहीं ना लग जाए। जरा हारिस से पूछना, हारिस से मुझे याद आया आपको देख के और इस नजर की बात सुन के कि आपके दोस्त हैं अतीकुज़्ज़मा जो आपके साथ बचपन से क्रिकेट खेले, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो पीसीबी में आए तो उन पे काला जादू कर दिया गया था। तो आपको लगता है कि बाबर आजम पे भी कोई ऐसी नजर वगैरह है, या आपको लगता है कि उनकी जो है टेक्निक पे कोई मसले हैं या कोई नफसियाती कोई मसला है? देखिए कुछ ना कुछ तो मसले मसाइल ऐसे हैं, और ये जादू टोना ये तो मौजूद है, लोग करते भी हैं, इसका असर कितना होता है ये एक अलग बात है, लेकिन ये कि कोई ना कोई एंगल ऐसा है कि बाबर कंसिस्टेंट, अब उनकी जो प्रॉमिस थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपके मुझे उम्मीद है कि, और मैं चाहता भी हूँ कि बाबर आजम कंटिन्यू रन खेले पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल हम सब ये चाहते हैं। चलें, बाबर आजम के साथ तो नज़र का मसला है, नफसियाती मसला है, उनके फॉर्म का मसला है, उनके टेम्परामेंट का मसला है, न जाने क्या मसला है, लेकिन अजहर अली की ईगो का मसला आ गया है। क्या है ईगो का मसला, बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से कि उनके साथ आखिर मसला क्या है, लेकिन एक और नया मसला सामने आया कि जब सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर-19 की जिम्मेदारियां दी गई और उनको कोचेस के ऊपर तैनात किया गया कि वो कोचेस की परफॉर्मेंस पे, सिलेक्शन के मामला पे निगाह रखेंगे, और इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर अजहर अली शायद इतने ज़्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अजहर अली ने इस पूरे टेन्योर में, कि जब वो डायरेक्टर थे यूथ डेवलपमेंट के, उन्होंने यूथ डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम किया, ये भी अगर अजहर अली बता सकें तो यकीनी तौर पे जो है शायद हम जैसे जो डोमेस्टिक के तालिब इल्म हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि अजहर अली ने इतने अरसे में काम क्या किया है। क्योंकि सरफराज के हवाले से तो राशिद लतीफ़ ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि फ़हाम उल हक़ और मास सदाकत के दरमियान टाई थी, तो उसमें सरफराज ने कहा कि जनाब मास सदाकत को ले जाया जाए, क्योंकि फ़हाम उल हक़ गो के टैलेंटेड है, लेकिन मास सदाकत ने परफॉर्म किया हुआ है, बड़े स्केल पर उन्होंने परफॉर्म किया है, PSL में परफॉर्म किया है, मास सदाकत की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के काम आएगी। और फिर सब ने देखा कि
गुज़िश्ता जो 3 मैचेस खेले गए बशमूल आज के मैच के जहां पाकिस्तान ने 9 विकेटों से यूएई को शिकस्त दी है, वहां भी बात सदाकत मैन ऑफ द मैच बनकर सामने आए। तो सरफराज का ये जो है वो परफॉर्मेंस है। और अजहर अली ने क्या किया, ये अगर हमारे नाज़रीन को भी पता हो तो हमें जो हमारा जी स्पोर्ट्स का पेज है उस पर ज़रूर अपडेट कीजिएगा, मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से, उनसे हम जानेंगे कि ज़िशान ये बताइएगा ये तमाम तर मुद्दा है क्या? जी ज़िशान। जी अली भाई, एक पाकिस्तानी साबिक कप्तान ने दूसरे साबिक कप्तान को जिम्मेदारियां मिलने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 टीम का इंचार्ज मुकर्रर किया था, जो इस वक्त मुल्तान में अंडर 19 टीम के साथ जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनकी स्किल्स को बेहतर करने में मसरूफ हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 22 नवंबर 2024 से अजहर अली जो कि डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे थे और इसी के साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन थे, अहम रुकन थे, उन्होंने इस अपने दोनों ओहदों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस्तीफा भेज दिया है। जो ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अजहर अली के दरमियान चंद मामलात पर इख्तलाफात सामने आए थे। उनमें एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब से सरफराज अहमद को पाकिस्तान अंडर 19 टीम और पाकिस्तान शाहीन्स की जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको इंचार्ज बनाया गया है, उसकी वजह से जो अजहर अली के इख्तियारात महदूद हो गए थे और अजहर अली इस वजह से नाला भी थे। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना इस्तीफा दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सरफराज अहमद पहले भी काम कर रहे थे। इससे पहले वो चैंपियंस कप में एक डॉल्फिन टीम के मेंटोर भी थे। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ दोबारा से मुंसलिक हुए हैं और अब वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के साथ उनकी बेहतरी के लिए उनकी बैटिंग, बॉलिंग और उसी के साथ साथ विकेट कीपर स्पेशली जो कि सरफराज अहमद की स्पेशलिटी है उस पर काम कर रहे हैं और उनकी स्किल्स को बेहतर करने के लिए मुल्तान में इस वक्त कैंप जारी है और वहीं पे अब वो काम कर रहे हैं। जी ज़िशान, हमें अपडेट कर रहे थे इस तमाम तरह फैसले से जो हुआ है। आप हारिस, आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह होगी कि सरफराज की आमद से अजहर अली थोड़े इनसिक्योर हुए हैं, उनके इख्तियारात कम हुए हैं? देखिए, जिस तरह की र्यूमर सुन रहे हैं कि अजहर अली ने यही ऐसे खदशात का इज़हार किया था और जिसका आज रिजल्ट सामने आया है, उन्होंने वो मुंसफ़ी हो गए हैं, बोर्ड से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मैं समझता हूँ कि सरफराज के आने से किसी को अनसिक्योर नहीं होना चाहिए। सरफराज एक प्योर पाकिस्तानी है, एक उनकी कप्तानी और उनके एज अ प्लेइंग। लेकिन आप चूंकि ग्रास रूट से वाबस्ता है, अजहर अली ने कोई काम ऐसा था जो आपको नजर आया अजहर अली ने किया हो? नहीं, मैं नहीं समझता। लेकिन जब अजहर अली आए थे ना, आने के बाद अजहर अली ने उनके साथ असद शफीक भी थे, ये एक साल भर पहले की बात है, उन्होंने लेवल 4 कोचेस की इन्होंने असेसमेंट की थी इन दोनों प्लेयर्स ने। एज अ प्लेयर तो कर सकते हैं, एज किसी को एज अ कोचेस को असिस्ट करना है लेवल 4 कोचेस को, ये आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत रॉन्ग डिसीजन था जो उन्होंने किया था। लेकिन चले वो हो गया, मज़े की बात थी। आगे के लिए ये है कि सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अगर सरफराज आए थे तो सरफराज के साथ मिलकर काम करते अजहर अली और पाकिस्तान को सर्व करते एज अ जो अंडर या और यंग टैलेंट वो उनको पाकिस्तान को मुहैया करते हैं। और अजहर अली और सरफराज दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर और वसीतर मुफाद में तो यही था कि दोनों मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यूथ डेवलपमेंट के वाले से काम करते। लेकिन इख्तियारात की जो जंग है जनाब, ये अच्छों की जो है वो दोस्ती खराब कर देती है। हारिस, आपसे भी मैंने बात की कि डोमेस्टिक के आप आदमी हैं, ग्रास रूट के आदमी हैं। अभी जो पीसीबी की एक पॉलिसी आई है कि जो पीसीबी के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं वो कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे इस पे एनओसी पीसीबी का नाम, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट में ना भी हो, अगर क्लब से रजिस्टर्ड हो जब भी उनके लिए शायद मसाइल हैं। देखिए अली भाई, एक तरीके से अच्छा काम भी है और लेकिन एक थोड़ा सा इसको मैं यूँ बोलूँगा, थोड़ा सा नेगेटिव यूँ है क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा खुले हुए हैं नहीं। जो लिमिटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे प्लेयर खेल रहे हैं और कराची से जो या रीजन से जो प्लेयर खेलते हैं वो महदूद प्लेयर होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। बाकी 80% प्लेयर होते हैं जो कराची में छोटे डिपार्टमेंट से खेलते हैं या वो इस तरह के टूर्नामेंट खेल के अपना गुजर बसर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये एनओसी इस तरह का टूर्नामेंट खेलने के लिए ला रही है
लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो उन प्लेयरों को महदूद कर दे कि जो प्लेयर ये टूर्नामेंट खेलेंगे वो T20 या वनडे के लिए ही कंसीडर होंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर इस पॉलिसी पे जरा नजरसानी भी करनी चाहिए, यकीनन इस पे डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याज़ी काम भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच हारिस अयाज, हमारे साथ आप मौजूद थे। लेकिन जनाब आपको इल्म है कि हम जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं। कराची में जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसकी जो ओलंपिक टॉर्च है वो अब पेशावर पहुंच चुकी है और वहां पे उसका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इमरान किसूफजई हमारे बहुत ही जबरदस्त रिपोर्टर, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, उनकी रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कराची में होने वाली 35वीं नेशनल गेम्स की मशाल पेशावर पहुंच गई, जहां पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने ओलंपिक टार्च का शानदार इस्तकबाल किया। यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में टार्च रैली के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई मशीर बराए खेल व उमूर नौजवान ताज मोहम्मद खान ने अपनी खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यहाँ के खिलाड़ियों ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में लोगों में, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में बड़ा टैलेंट है। तो इंशाल्लाह ये जो नेशनल गेम्स हैं इसमें हमारे खिलाड़ी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करके और सूबे के लिए एक नंबर 1 पोजीशन इंशाल्लाह लेके आएंगे। मशीर खेल ने मशाल बाज़ाबिता तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों के सुपुर्द की। नेशनल गेम्स का आगाज तक मशाल का ये सफर मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मेजबान शहर कराची में इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़ पेशावर। जनाब इमरान यूसुफजई की आपने रिपोर्ट देखी और ये मशाल जो है वो कश्मीर पहुंच चुकी है। गेम्स कराची में होने, उम्मीद है कि पाकिस्तान को इससे मजीद अच्छा टैलेंट मिलेगा। लेकिन जाने से पहले जब गेम्स की बात हो रही है, अरशद नदीम के लिए हम सब दुआ गो हैं कि इस्लामिक गेम्स में कल उनका मुकाबला है, तो अल्लाह ताला अरशद नदीम को कामयाबी दें ताकि पाकिस्तान का सब जलाली परचम दोबारा से बुलंद कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हारिस अयाज के साथ अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।